हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम यूथ कंपटीशन टाइम्स के द्वारा आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कशन करवाने वाली हूं और इसमें मैं मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग सभी क्वेश्चन को मैं अच्छे से सॉल्व करवाने वाली हूं, ठीक है। और एक पेपर को मैं 4 पार्ट में करवाती हूँ, #1, #2, #3 और #4 में। और आज का जो हमारा ये पार्ट होगा #2 है, ठीक है। और #2 में हम आज का क्लास नंबर हमारा 18वां होने जा रहा है। 1 से 17 तक मैं क्लास करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम 6/9/2022 के शिफ्ट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं और #2 होने जा रहा है और आज का हमारा क्लास नंबर 18वां होने जा रहा है। तो चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कशन मैं करवा चुकी थी, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। बोला है 60 डिब्बे CDEFGH और I को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखा गया है। समान क्रम में H और F के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। I को G के ठीक ऊपर रखा गया है। I और D के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। E को D के नीचे एक स्थान पर रखा गया है। H को D के ठीक नीचे रखा गया है और H और G के बीच में कितने डब्बे हैं ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले मैपिंग करते हैं। कितने डब्बे हैं, तो बोला है कि 7 डब्बे दे रखे हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5वां, ये 6वां और ये हो गया 7वां हमारा, ठीक है। समझ में आया। आइए तो सबसे पहले बोला है कि समान क्रम में H और F के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। तो अभी पता नहीं है, मान लीजिए H यहाँ पे रख दूं, F यहाँ पे रख सकते हैं, यहाँ भी H रख सकते हैं, यहाँ भी F रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि H यहाँ पे है, उसके नीचे एक डब्बा रखा गया है, यानी कि H और F के बीच में केवल एक डब्बा है और उसके नीचे F है, यानी H और F के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है I को G के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी कि अभी देख लीजिए I को G के ठीक ऊपर, यानी कि G यहाँ पे हो जाएगा तो I यहाँ पे हो जाएगा। मान लीजिए I यहाँ पे रख देंगे तो G उसके नीचे हो जाएगा, वही बात है। यानी I को G के ठीक ऊपर रखा गया है, यानी कि I G लगातार दोनों डब्बे हैं, ठीक। आगे लिखा है कि I और D के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। देखिए I और D के बीच केवल एक डब्बा तब होगा जब G बीच में आएगा, समझ में आ रहा है। I और D के बीच क्या बोला है, केवल एक डब्बा रखा गया है। तो I और D के बीच में केवल एक डब्बा तब आएगा जब बीच में G रहेगा। I और D के बीच में केवल एक डब्बा रखा गया तो G हमारा एक डब्बा हो गया, यानी कि I G D हमारे लगातार डब्बे हैं, ठीक। आगे I और D के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। अब I और D के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, इसकी मैपिंग हो गई है। E को D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। E को जो है D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पे अभी बोला है कि E को D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, यानी E हमारा ये D के नीचे होगा, लेकिन अभी कौन सा स्थान होगा ये भी कंफर्म नहीं किया गया, किसी स्थान पर बोला है, ठीक। आगे फिर बोला H को D के नीचे रखा गया है, यानी H हमारा ये H को D के ठीक नीचे रखा गया है, यानी D के नीचे ठीक क्या होगा तो H हमारा हो जाएगा। समझ में है, यानी 1 2 3 4 ये लगातार नंबर हो गए। फिर आगे पढ़िए, इसके बाद H और G के बीच कितने डब्बे रखे गए हैं ये पूछ रहा है। और आगे बोला था H और F के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, यानी H और F के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है, यानी H और F हमारा ये हो गया और इन दोनों के बीच में कोई एक यहाँ पे डब्बा रखा गया है। देखिए बोला है H और F के बीच केवल एक डब्बा रखा गया, यहाँ पे बताई थी मैं। तो यहाँ पे बोला है कि H और F के बीच केवल एक डब्बा रखा गया है। तो H और F के बीच में मैं किसी एक डब्बे को भी बैठा ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी नहीं पता नहीं चला है क्या है, लेकिन H और F के बीच में एक डब्बा बैठा है। तो देखिए कि नहीं कितने डब्बे हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, आगे इसके बाद क्या बोला था, E को D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया, यानी E को D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया। तो हम क्या करेंगे, D के नीचे E को हम यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सा बचता है, तो हमारा C बॉक्स बच जाता है, तो C को हम सबसे नीचे बैठा दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला है कि H और F के बीच, तो वो भी बैठ चुका है, यानी कि E को हम बैठा दे रहे हैं और लास्ट में बचता है हमारा क्या, तो C बच जाता है। अब देखिए कि नहीं 1 2 3 4 5 6 7 डब्बे हो गए। 7 डब्बे टोटल जब हो जाएंगे तो इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, H और G के बीच कितने डब्बे हैं। तो H कहाँ पे है और G कहाँ पे, देखिए H और G के बीच में कितने डब्बे हैं, तो बस एक डब्बा कौन सा है, वो हमारा HD हो जाएगा। H और G के बीच में D बैठा है, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि C एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बस एक डब्बा बैठा हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है दो भुजाएं DEF और PQR में यदि D इक्वल है QR के, EF इक्वल है PR के और FD इक्वल है PQ के, तो बोला है कि क्या होगा। देखिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा दो त्रिभुज दिया है, एक DEF दिया है, एक PQR दिया है, ठीक।
अब बोला है इसमें कि डी ई इक्वल है क्यू, डी ई इक्वल है क्यू आर के, और ई एफ इक्वल है पी आर के, यानी कि ई और एफ इक्वल है पी और आर के, एफ और डी इक्वल है पी क्यू के, यानी कि पी क्यू के। यानी कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में बस दो आपको इक्वल मिल जाए तो अपने आप वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, तो इक्वल हो जाते हैं। इसमें तो 3 मिल गए तो लिख देंगे कि यानी कि ये त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है, एकदम इक्वल है, यानी कि एफ ई डी इक्वल हो जाएगा पी आर क्यू के। ऑप्शन नंबर हमारा पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ब्याज की गणना 10 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक्स की राशि पर 12% वार्षिक दर से 2/1/2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 50,578 होता है, तो एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या बोला है, 10 मासिक 10 महीने दिया है, तो 10 महीने को जब हम चेंज करने वाले हैं यहाँ पे 10 मासिक वर्ष दिया है और समय इसका समय, तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले 10 मासिक पर चक्रवृद्धि ब्याज आधार पर दिया है ये। तो देखिए सबसे पहले दर को देखिए, दर को हम क्या करेंगे 12/12 करेंगे, 12 महीने होते हैं, गुणते 10 का प्रतिशत करेंगे तो हमारा 10% आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा। इसके बाद समय देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4, 1 5/2 हो जाएगा, 5/2 गुणते 12/10 करेंगे हम। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के बाद 3 साल 10 महीने आ जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन हमारा बोला है चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाएंगे ए इक्वल टू पी प्लस आर बटे में 100 और ए एन समय हो जाएगा हमारा, यानी कि ए हमारा कितना दिया है 50,778 मिश्रधन हमारा दिया है, यानी कि प्रिंसिपल होता है हमारा। ठीक, तो एक्स हम रखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल पूछा है हमसे, और प्लस 1 प्लस करेंगे और 10 बटा में दर हमारा कितना आ गया था 10 आ गया था। ठीक, और बटा में 100 कर देंगे और समय हमारा 3 महीने 10 महीने, तो 3 ऊपर कर देंगे। ठीक, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38,000 आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है एक बस यात्रा के दौरान 10 मिनट के एक स्टॉप तथा 5 मिनट के एक अन्य स्टॉप के साथ 3/1/4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बस की औसत चाल ज्ञात कर दी है। ठीक, तो सबसे पहले पूछा है हमारा कि औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय होता है। ठीक, तो समय हमको नहीं पता है, तो चलिए समय को पता करते हैं। तो पहले 3/1/4 घंटे दिया है। ठीक, तो यानी कि 3 चौके 12, 13/4 घंटे हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे। दूसरा क्या दिया था 10 मिनट 5 मिनट के अन्य स्टॉप तक बोला है, तो 10 5 15 मिनट, 15 बटा में क्या कर दूंगी 4, क्यों 15 बटा में करूंगी 60। 15 बटा में 60 करने का रीजन ये है कि ये मिनट में दिया है, तो इसको घंटे में बदलने के लिए 60 में क्यों, और ये ऑलरेडी पहले से घंटा में दिया हुआ है। तो 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी कि 13/4 माइनस 1/4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 1, ये माइनस ये 13, यानी कि 12/4 हो जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 3 हमारा घंटा आ गया, यानी कि समय कितना आ गया 3 घंटा। इसके बाद कुल दूरी बटा में कुल समय, तो कुल दूरी हमारा कितना दिया था 160 यहाँ पे दिया हुआ देखिए, तो कुल दूरी बटा में कुल समय तो 160/3, यानी कि 3 कितना हो जाएगा जब कटाएंगे तो 3 5 15 हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर 3 6 18 पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 53/1/3 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है x² - 5x + 6 = 0 समीकरण के मूल क्या होंगे, यानी कि 2 मूल इसके निकलेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है x² - 5x + 6 = 0 दिया है, x² हो गया। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और उन्हीं दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि 3 2 + 5 और 3 दूना के 6, यानी कि 3 + 2 और यहाँ पे x हो जाएगा और ये +6 = 0 हो जाएगा। इसके बाद x² - 3x और -2x + 6 हो जाएगा। x को कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, -2 को कॉमन लेंगे तो x - 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस ऑलरेडी हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपके जो ब्रैकेट में आते हैं हमारे, ये दोनों फैक्टर हमारे सेम होने चाहिए। ठीक, हमेशा ही सेम होंगे, अगर सेम नहीं होते हैं तो आंसर हमारा गलत हो जाता है। ये दो बार आए हैं तो इसको एक बार ले लेते हैं हम लोग और इस वाले को एक बार,
x माइनस 2, ये तो एक बार लिखा है, जो 2 है उसको एक बार लेते हैं, यानी x बराबर 3 और x बराबर एक फैक्टर 2 आ जाएगा, यानी कि 3 और 2 जिसमें होगा ऑप्शन हमारा वही करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है, दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्याएं उस वर्ग में व्यक्तियों की संख्या दर्शाती है। नीचे दिए गए आरेख में वर्ग अभियंताओं ने को निरूपित करता है, वर्ग अभियंताओं को निरूपित करता है, यानी कि वर्ग हमारा किसको निरूपित कर रहा है? तो इंजीनियर्स को निरूपित कर रहा है। त्रिभुज हमारा चिकित्सक यानी कि डॉक्टरों को निरूपित कर रहा है, और वृत्त शिक्षकों को निरूपित कर रहा है, यानी कि वृत्त शिक्षक हैं। ठीक, ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे दिखा भी दिया, त्रिभुज हमारे चिकित्सक में आ रहे हैं, और वर्ग हमारे अभियंताओं यानी कि इंजीनियर्स में आ रहा है, और वृत्त हमारा शिक्षक में आ रहा है। क्वेश्चन बोला है कि ऐसे कितने अभियंता हैं जो शिक्षक भी हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है, यानी कि हमको चिकित्सक नहीं चाहिए, चिकित्सक यानी कि त्रिभुज में न आए, बस इंजीनियर में आए और ये शिक्षकों में आए, यानी कि वृत्त और वर्ग दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन आ रहा है लेकिन त्रिभुज में नहीं आना चाहिए, और ये वे शिक्षक भी हैं और इंजीनियर भी हैं, ऐसा उनका मानना है। तो देखिए 15 हमारा हो जाएगा, यानी कि 15 हमारा किस में आ रहा है? वृत्त में भी आ रहा है और ये वर्ग में भी आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऐसे 15 अभियंता और शिक्षक हैं जो दोनों में आ रहे हैं लेकिन चिकित्सक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलय मिलाया जाता है? ऑप्शन ए, सोडियम नाइट्रेट का एक सफेद अवक्षेप का निर्माण करता है। ऑप्शन बी, सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन सी, अभिक्रिया पात्र की सतह पर चांदी सिल्वर जमा हो जाएगी। ऑप्शन डी, कोई अभिक्रिया नहीं होगा। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड के विलय में जब हम सिल्वर नाइट्रेट को मिलाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रिएक्शन के बाद वो क्या होता है, AgNO3 प्लस NaCl को मिलाएंगे तो Na हमारा NO3 के साथ मिल जाएगा और प्लस AgCl बनेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है 6 दोस्त, देखिए क्वेश्चन दिया है 6 दोस्त A B C D E और F में सभी की लंबाई अलग अलग है। B केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, A E से लंबा है, D केवल एक दोस्त से लंबा है, C D से लंबा है लेकिन E से छोटा है, तो सभी दोस्तों में से तीसरा छोटा कौन है? यानी कि तीसरा सबसे छोटा दोस्त पूछा है। सबसे पहले हम इसकी मैपिंग करेंगे। 6 दोस्त A B C D E और F सभी की लंबाई अलग अलग है, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 6 दोस्त को बना दी हूँ, 1 2 3 4 5 6 को मैं बना दी। ठीक, बोला है कि B केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए 3 दोस्त होंगे और B इन तीनों दोस्तों में क्या है, लंबा है, यहाँ पे B हो जाएगा। ठीक है, और 3 दोस्त इससे छोटे आ रहे हैं। ठीक, इसके बाद बोला है कि A E से लंबा है, जो A है वो E से लंबा है, तो अभी पता नहीं है कि A और E कहाँ है। D केवल एक दोस्त से लंबा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यानी कि इससे क्या है, लंबा है, ये छोटा हो जाएगा। ठीक, इसके बाद बोला है C D से लंबा है, जो C है वो D से लंबा है, तो C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, C यहाँ पे आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अभी आंसर पता चल गया। सभी दोस्तों में तीसरा सबसे छोटा कौन सा है? तो देखिए तीसरा कौन छोटा आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि C आ रहा है। क्वेश्चन खत्म, पहला दूसरा तीसरा C हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि D तीसरा सबसे छोटा है। ठीक है, तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है कि एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए बस की औसत चाल ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम बुक में सॉल्व कर लेते हैं। देखिए माना कुल दूरी हमारी कितनी है, तो नहीं पता तो x रख देंगे। प्रथम भाग क्या कर दें, 2/5 किसका, x का, कितने में पूरा करता है, तो 50 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो x बटा में कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 से कट जाएगा और ये 25 आ जाएगा, 25 5 125। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आगे। इसके बाद तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा बचा 3/5 भाग, 2/5 भाग तो यूज हो चुका है, 3/5 भाग गुणते
x करेंगे क्योंकि माना दूरी x थी और 60 किलोमीटर दूसरा बोला है प्रति हावर। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 3 होना है कि 6 5 गुणते 20 आया, यानी कि 20 5 100, x बटा में 100 हो जाएगा। अब कुल समय देखिए, कुल समय यानी कि 81 था 82 था, तो दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों को जोड़ने के बाद औसत कुल दूरी बटा में कुल समय निकालेंगे। ठीक, तो उसको सॉल्व करेंगे जब x बटा में हमारा ये माना दूरी x था और इसके बाद समय x बटा में 125 प्लस x अपॉन में 100 दिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो x गुणते 125 गुणते 100 आ जाएगा और नीचे 225 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद 500 बटा में 9 आ जाएगा और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 55 सही 5 बटा 9 किलोमीटर प्रति हावर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन दिया है 112 बटा में 125 का होल क्यूब और गुणते दिया है 112 बटा में 125 का पावर के बराबर 8 बटा में 5 की पावर 15 दिया है। तो के की वैल्यू इसमें पता करनी है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं। देखिए, यानी कि 512 और 125 दिया है, यहाँ पे इसका होल क्यूब दिया है, गुणते 512 बटा में 125 का पावर के दिया है, इसी को पता करना है। 8 बटा में 5 का पावर 15 दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हमको पता लगाना है कि 512 किसी का क्यूब है कि स्क्वायर है। तो ये 8 का हमारा क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, 125 5 का क्यूब, तो क्यूब हो गया। और क्यूब का पावर होल क्यूब दिया है हमारा ये 3 पहले से, गुणते ये हम लिखेंगे 8 बटे में 5 का क्यूब और होल की पावर के दिया है पहले से। ठीक, इसके बाद 8 बटा में 5 की पावर यहाँ पे 15 दे रखा है प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, इसके बाद तितली के 9 हो जाएगा, 8 बटे में 5 पावर का हम गुणा कर देते हैं, पावर की पावर रहता है तो 9 हो जाएगा, गुणते 8 की बटा में 5 और 3 में के का गुणा करेंगे तो 3 के हो जाएगा, बराबर 8 की पावर 5 और 15 इसकी पावर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करते हैं कि जब हमारा बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेस सेम है और पावर डिफरेंट दिया है, तो 8 बटा में 5 जोड़ देंगे, 9 प्लस 3 के हो जाता है, जोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं जोड़ते हैं। जब बेस सेम होता है, पावर डिफरेंट होता है, तो दोनों पावर को जोड़ देते हैं, बराबर 8 बटा में 5 की पावर 15 हो जाएगा। ठीक, अब इन दोनों को इक्वल कर देंगे। रेक्टेंगल यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इक्वल हमारा। तो इसके बाद इन दोनों को कंपेयर करा देते हैं, तो 9 प्लस 3 के बराबर 15 हो जाएगा, यानी कि 9 के बराबर 15 माइनस यहाँ पे क्या कर देंगे 9 कर देंगे। ठीक है, 9 के बराबर 3 के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 9 प्लस 3 के हो गया यहाँ पे, तो 3 के बराबर 15 माइनस 9 कर देंगे। उसके बाद 3 के बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, तो हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक, जब 6 होगा यहाँ पे तो 3 के बराबर 6 आ गया, तो के बराबर 6 बटा में 3 यानी 3 दूना के 6, यानी के बराबर कितना आ गया 2 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें पहला दिया है, भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, भारत का मुख्य भूभाग 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक, और दिया है यहाँ पे पूर्वी देशांतर का 68 डिग्री 7 मिनट और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैला है। सीधे है भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट के आगे है। और ऑप्शन डी दिया है, भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब और दक्षिण हिंद महासागर से घिरा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा गलत था, यानी कि भारत पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि हमारा गलत हो जाएगा। बाकी सभी हमारे सही दिए हैं, यानी कथन कौन सा सही दिया है यही पूछा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भारत हमारा ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है, ध्यान रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन यह है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दी जाए, यानी कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, गुणा को भाग, भाग को गुणा, तो समीकरण चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा पूछा है। तो सबसे पहले इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया था प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस और गुणा की जगह पे भाग, भाग की जगह पे गुणा। तो इक्वेशन हमारे यहाँ पे दिया हुआ था, मैं चेंज कर ली हूँ। देखिए, यानी कि 25 माइनस दिया है, वहाँ पे मैं प्लस कर दी हूँ। 18 गुणते दिया है तो वहाँ पे भाग की हूँ। 2 माइनस दिया था तो प्लस दिया था तो मैं माइनस कर दी हूँ। 4 भाग दिया था तो मैं गुणा कर दी हूँ और 7 लिख दी हूँ। ठीक, तो काको पहले तोड़िए, ताप पीछे 2 भाग करते हैं, तो 25 प्लस 2 9 18 हो जाएगा 9 माइनस, इसके बाद गुणा करते हैं तो 4 7 28 हो जाएगा। इसके बाद प्लस को सॉल्व करते हैं, यानी जितने भी प्लस रहेंगे जोड़ लेंगे तो 25 और प्लस 9 हमारा 34 हो जाएगा और माइनस 28, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा 1996 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार
स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है, यानी कि इसे 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं। 1996 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार स्वामित्व के आधार पर भारतीय उद्योगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। पहला सार्वजनिक, दूसरा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र संयुक्त रूप से, तीसरा निजी क्षेत्र। 1956 के औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजी की बाइबिल माना जाता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है। क्वेश्चन यह है, एक बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। यदि इसका आयतन 38,808 सेंटीमीटर क्यूब है तो पाई हमारा 22/7 प्रयोग करना है और बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए, बेलन का आधार त्रिज्या क्या बोला है? तो 3, अनुपात दिया है तो हम 3x रख लेंगे और उसकी ऊंचाई 4 दिया है तो 4x हम मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए बुक में सॉल्व करवाते हैं। बेलन का जो आयतन होता है पाई r² होता है उसका आयतन। ठीक है, तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लिए और r हमारा कितना दिया है? तो देखिए जब आधार त्रिज्या हमारी है कितनी, 3 है, तो r का स्क्वायर करेंगे तो 9x² हो जाएगा और गुणते h की वैल्यू 4x है तो 4x रख देंगे और बराबर 38,808 कर देंगे। सॉल्व करेंगे हम तो x का यहाँ पे क्यूब हो जाएगा और 343 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद त्रिज्या हमारी कितनी आ जाएगी? तो 7 आ जाएगी। ठीक, और बेलन का त्रिज्या पूछा है, जब x की वैल्यू 7 आएगी तो बेलन का त्रिज्या पूछा है तो 3 गुणते 7 करेंगे। 7 हमारी x की वैल्यू आई है, लेकिन हमारी आधार त्रिज्या क्या है? 3 गुणते x है तो 3 रहेगा ही और x की वैल्यू 7 है तो 7 में गुणा करेंगे तो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी डीएनए या फिर ऑप्शन डी गुणसूत्र। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना सूत्र डीएनए को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा है। ध्यान दीजिएगा, पहला दिया केक बनाने में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटासाइड में एक घटक है। ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए सफाई एजेंट के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए हमारा इसमें से गलत है, यानी केक बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये गलत है। और इसके बारे में आइए कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए, केक बनाने में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट धुआं सोडा होता है, इसका उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, मार्च 2022 में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 की शुरू की थी? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि मार्च 2022 में गुजरात और राज्य सरकार ने नई खेल नीति की शुरुआत किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, ये रीजनिंग से संबंधित है। क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हैं। निर्णय लें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथन तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया है सभी बर्तन जग हैं, कुछ पैन बर्तन हैं, कुछ बर्तन कढ़ाई हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ जग पैन है और कुछ कढ़ाई जग हैं, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं, यानी कि बनवा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इसका कथन दिया है उसी से हम क्या करेंगे, तो मैपिंग करने वाले हैं, यानी कि इसका चित्र बनाने वाले हैं। बोला है सभी बर्तन जग हैं, तो सबसे पहले मैं किसको बनाऊंगी, बर्तन को बनाती हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा ये बर्तन हो गया और ये सभी बर्तन क्या हैं, जग है। तो सभी बर्तन किसके अंदर आ गए, जग के अंदर आ गए। ठीक है, यानी कि ये जग है। ठीक, इसके बाद बोला है कुछ पैन बर्तन हैं, कुछ पैन बर्तन है, यानी कुछ बर्तन को हम किसके अंदर लाएंगे, तो पैन के अंदर लाएंगे, यानी कुछ बर्तन को। ठीक, इसके बाद बोला है कुछ बर्तन कढ़ाई हैं, यानी कि ये जो कुछ बर्तन हैं ये क्या हो गए, तो कढ़ाई हो गए, कढ़ाई हो गए। ठीक, अब देखिए पढ़िए, निष्कर्ष पहला बोला है, 2 निष्कर्ष इसमें, पहला और दूसरा बोला है कि कुछ जग पैन हैं। तो देखिए जो कुछ जग हैं वो पैन के अंदर आ रहे हैं, तो जी हाँ आ रहे हैं। देखिए जो कुछ जग हैं वो पैन के अंदर आ रहे हैं, यानी पहला हमारा धारणा सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ कढ़ाई जग हैं, तो देखिए जो कुछ कढ़ाई वो जग के अंदर आ रहे हैं, तो हाँ आ रहे हैं, ये दोनों ही निष्कर्ष हमारे सही हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आधुनिक आवत सारणी में 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नेचुरल तरीके से जो भी तत्व हैं उसमें 94 हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वही बात कर लेते हैं। तो जो हमारे आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और 18 समूह होते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये फिजिक्स से संबंधित है। देखिए क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला 1/v प्लस 1/mu इक्वल टू 1/f हो जाएगा। u हमारी वस्तु की दूरी होती है, v हमारा प्रतिबिंब की दूरी होती है और f हमारा ये दर्पण का क्या होता है? तो फोकस बोलते हैं इसको, हमारा फोकस होता है। इस फॉर्मूले पे हम जब पुट करेंगे तो यानी कि हमसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी पूछा है, तो 1/v हो जाएगा और ये फोकस हमारा कितना दिया था? देखिए फोकस हमारा दिया था 26, यानी 1/में यहाँ पे 26 कर देंगे और 1/u हमारा माइनस में जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये माइनस है, यहाँ पे इक्वल टू बना दिया गया है, ये माइनस हो जाएगा और हमारा जो वस्तु की दूरी थी वो 12 दी गई थी, तो 1/12 कर देंगे। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो 1/39 आ जाएगा। 1/39 बराबर 1/में यहाँ पे भी दिया है, यानी कि जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो भी बराबर 1 में 39 का गुणा करेंगे तो 39, यानी कि भी बराबर हमारा क्या आ जाएगा? तो 39 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट होगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी फोकस बिंदु पर यह बनने वाला है। ठीक, यानी कि जब भी धनात्मक होता है इसलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने स्थित होता है और भी और एफ से कम है इसलिए प्रतिबिंब 12 और 24 सेंटीमीटर के बीच ही होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।